इस वक्त की खबरों पर एक मिनट में। लखनऊ में पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह मर्डर केस के आरोपी शार्प शूटर गिरधारी उर्फ डॉक्टर को मुठभेड़ में मार गिराया। दारोगा अख्तर उस्मानी पर हमला करके पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस ने गिरधारी का एनकाउंटर कर दिया। अभियुक्त को चारों तरफ से घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा, जिसके जवाब में पुनः उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। अतः उसके पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर फायरिंग किया गया, जिसके चलते अभियुक्त को गोली लगी और वह वहीं पर गिर गया। पुलिस बदमाश को कस्टडी में लेकर असलाह बरामद करवाने ले जा रही थी, तभी गिरधारी ने एसआई पर हमला कर दिया और सरकारी पिस्टल लेकर भागने लगा। इस दौरान पुलिस ने बदमाश को सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश को ढेर कर दिया। अजीत सिंह की हत्या में इस्तेमाल असलहे की बरामदगी के लिए कल देर रात 2:30 से 3 के बीच में लखनऊ पुलिस शूटर गिरधारी को गोमती नगर के इसी इलाके में लेकर आई थी। बताया जाता है पुलिस जीप से जब पुलिस टीम और गिरधारी उतर रहे थे, उसी दौरान मजबूत जिस्म के गिरधारी ने सब इंस्पेक्टर अख्तर उस्मानी की नाक पर अपनी सिर से वार किया। अख्तर उस्मानी गिरे और उनकी सर्विस पिस्टल लेकर गिरधारी इसी तरफ झाड़ियों में भाग निकला। सीनियर सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने अपनी टीम के साथ गिरधारी को सरेंडर करने को कहा। जवाब में गिरधारी की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, गोलियां चली और गिरधारी को गोली लगी। पुलिस टीम घायल गिरधारी को लोही अस्पताल लेकर गई, जहां पर इलाज के दौरान गिरधारी की मौत हो गई। चमोली के तपोवन आपदा के 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन के दौरान रात में टनल से 3 शव मिले। इस आंकड़े को मिलाकर अब तक टनल से 9 शव निकाले जा चुके हैं। इस आपदा के बाद अब तक कुल 55 शव मिल चुके हैं, जिनकी संख्या बढ़ने की अभी भी आशंका है। फिलहाल इन सभी शवों में अब तक 25 शवों की शिनाख्त हो पाई है, जबकि बाकी शव की पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी देने के काम में जुटा हुआ है, ताकि लापता लोगों को निकाला जा सके। पोस्टमार्टम भी वही कह रहा है और हमारा अंदाजा भी यही है कि हादसे के दौरान ही हो गई है इनकी मृत्यु। ये बाद में नहीं, जिंदा नहीं थे, क्योंकि स्लश में दब गए हैं, उसी टाइम स्लश में दब गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने पहले टनल खोद लिया होता तो शायद बच जाते, नहीं, ये दबे हुए शव है। वहीं प्रशासन ने पीड़ित परिवारों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसके जरिए पीड़ित परिवारों तक हर एक जानकारी देने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है, ताकि जो लोग लापता हैं उनके परिवारों को मदद मिल सके और परेशानी कम हो सके। चमोली में आई आपदा के बाद एक और तबाही की नई झील बन रही है, जिसकी तस्वीरें न्यूज 18 पहले भी दिखा चुका है। तस्वीरों में देखिए, ऋषिगंगा के मेन स्ट्रीम फ्लो के ऊपर एक झील बन रही है, जो चमोली आपदा के बाद दूसरी तबाही को दावत देती नजर आ रही है। इन तस्वीरों में जो शख्स दिख रहा है, दरअसल वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नरेश राणा हैं, जो ज्योग्राफी पर रिसर्च करते हैं और उसकी जानकारी लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषिगंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। चमोली में आई आपदा के बाद एक बार फिर से हकीकत की तस्वीर दिखाने के लिए नरेश राणा वहां पहुंच गए, जहां नई झील बन रही है, जिसमें ग्लेशियर का पानी लगातार जमा हो रहा है। मथुरा में श्याम धाम कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान की खुली टंकी में डूबने से 9 साल की बच्चे की मौत हो गई। खबर है कि यह हादसा तब हुआ जब बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक 2 बच्चे टैंक में गिर गए। ये मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें उन्होंने टैंक खोद रखा है। टैंक काफी गहरा है, 15-20 फीट का टैंक है और उसे ओपन छोड़ दिया। बच्चे खेलते हुए आए होंगे तो गिर गए। एक बच्चा है कार्तिक 10 वर्ष का और एक ऋषभ शर्मा 5 वर्ष का। इस घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों बच्चों को बाहर निकाला और आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक बच्चे की मौत की पुष्टि डॉक्टर ने कर दी। इससे परिवार में कोहराम मच गया। इस घटना के बाद पीड़ित पिता ने मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसकी जाँच पुलिस ने शुरू कर दी है।
गाजियाबाद के वैशाली इलाके में पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया और फिर अपने हाथ की नस काटकर जान देने की कोशिश की। इस वारदात में पत्नी की मौत हो गई, जबकि नस कटने की वजह से खून ज्यादा बह गया, जिससे पति की तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। आज कौशाम्बी थाना क्षेत्र के वैशाली सेक्टर 5 में पति पत्नी एक साथ फ्लैट में रहते थे। पति ने पत्नी को मार दिया है और अपना भी नस काट करके सुसाइड करने का प्रयास किया है। मौके पर आके देखने पर पता चला कि इसके द्वारा सुसाइड नोट भी लिखा गया है। पति को पारस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जहां पे उसकी स्थिति भी चिंताजनक बनी है। इस विवाद के पीछे वैलेंटाइंस डे के मौके पर पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिससे गुस्साए पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी, जबकि खुदकुशी करने के लिए अपने हाथ की नस काट ली। इस वारदात के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। शिक्षा पर योगी सरकार लगातार जोर दे रही है। ऐसे में योगी सरकार ने लखनऊ से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना लॉन्च की है। इससे गरीब और मेधावी छात्रों को फ्री कोचिंग दी जाएगी, जहां आईएएस और पीसीएस अधिकारी भी समय निकालकर छात्रों को पढ़ाने का काम करेंगे। तय किया गया कि अगर उत्तर प्रदेश में ही उस प्रकार का वातावरण हम दे सकें तो तब ये चीज मेरे मन में आया कि अभ्युदय नाम इसका शुभारंभ हो रहा है। कल से विधिवत इसकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। सरकार ने पहले फ्री कोचिंग मंडल स्तर पर चलाने का फैसला किया है, जिसका विस्तार दूसरे फेज में जिला स्तर तक ले जाने का है। इस मौके पर सीएम ने छात्रों से संवाद किया और भरोसा दिलाया कि सरकार 16 फरवरी से कोचिंग में शिक्षा देने का काम शुरू कर देगी। यूपी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। इसके बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया। उसके मुताबिक नोएडा और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी के गुंडा नियंत्रण की कार्रवाई करने के लिए कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए। प्रदेश की बिजली उत्पादन और उसके यूनिट को लेकर भी सरकार संजीदा है। प्रयागराज के मेजर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के रखरखाव के लिए बजट पास किया गया। साथ ही कानपुर के चकेरी में एयरपोर्ट और रोड बनाने की लागत में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर भी एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिसके बाद यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2900 करोड़ रुपए का लोन बाजार से ले सकेगी। किसान अपने आंदोलन को लगातार खींचते जा रहे हैं। किसान कृषि कानूनों की वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं है, तो सरकार कृषि कानूनों पर अब पीछे हटने को राजी नहीं है। ऐसे में किसानों और सरकार के बीच समझौता होता दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद भी किसान कह रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, तब तक किसान पीछे नहीं हटेगा। इसमें कई राजनीतिक पार्टियां अपनी जमीन ढूंढती नजर आ रही है। जैसे अगर बात की जाए प्रियंका गांधी की, आज वो बिजनौर की तरफ जा रही है। भाई कौन आदमी कहाँ जा रहा है, बताओ, हमारे पे क्या इलाज है? क्या आंदोलन? क्या इलाज नहीं, किसानों का कहाँ आंदोलन वहाँ पे जा रहे हो, हम क्या किसी को रोक रहे? किसान अब तक अपना संघर्ष लगातार कर रहे हैं। किसानों ने सियासत को भी अपने आंदोलन में खुलकर जगह नहीं दी। जिसने समर्थन दिया उसका उन्होंने धन्यवाद जताया है। इसके बाद भी किसान आंदोलन को लेकर सियासत चल रही है। कांग्रेस अब खुलकर सामने आ गई है और देश के तमाम जिलों में किसान पंचायत कर सरकार को घेरने का काम कर रही है। किसान आंदोलन में संजीवनी खोज रही कांग्रेस लगातार किसानों के बीच दिखाई दे रही है और अपने कैडर को मजबूत करने का काम भी लगातार कर रही है और लोगों को संदेश दे रही कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिजनौर के चांदपुर गांव पहुंची, जहां उन्होंने किसान पंचायत को संबोधित किया और सरकार को घेरने का काम किया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो कानून बने हैं ये किसान की भलाई के लिए बने हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसान की भलाई के लिए बनाए हैं आपने कानून। तो जब किसान मना कर रहा है, जब किसान कह रहा है कि भैया मुझे आपके कानून नहीं चाहिए, तो आप इनको वापस क्यों नहीं ले लेते? क्या किसी की भलाई जबरदस्ती करते हैं? क्या आपकी समझ इस देश के करोड़ों किसानों की समझ से ज्यादा है? वैसे कांग्रेस इस बात को साफ कर चुकी है कि अगर कांग्रेस की वापसी सरकार में होगी तो फिर कांग्रेस सरकार काले कृषि कानून को वापस भी लेगी और किसानों की एमएसपी वाली मांग को पूरा भी करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप यूजर्स को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि यूजर्स की प्राइवेसी को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। फेसबुक और व्हाट्सएप से नई सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। भारत में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि भारत में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी लोगों की प्राइवेसी को खतरे में डाल सकती है। सीजेआई ने मामले की सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी करते हुए ये कहा कि भले ही व्हाट्सएप और फेसबुक 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी क्यों ना हो, लेकिन लोगों की प्राइवेसी उससे भी ज्यादा कीमती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और व्हाट्सएप को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस सुनवाई के बाद अब फेसबुक और व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट में सफाई देनी है कि यूजर्स का किस तरह का डेटा शेयर किया जाता है, जिसकी सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी भी की है कि कंपनी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन लोगों की प्राइवेसी को उसके आगे दरकिनार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन से जुड़ी टूल किट का मामला अब बड़ा राजनीतिक मसला बन चुका है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। इस पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने सफाई भी दी है और गिरफ्तारी की वजह बताई है। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शंतानु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। दरअसल दिल्ली पुलिस का दावा है कि किसान आंदोलन को हथियार बनाकर देश को बदनाम करने और माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही थी, जिसकी जानकारी हाथ लगने के बाद दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसा है। इस मामले को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरने का काम किया है और दिल्ली पुलिस के रवैये पर ऐतराज जताया है। हरिद्वार कुंभ मेले में जूना, अग्नि और आवाहन अखाड़ों की धर्म ध्वजा और पेशवाई की तारीख की घोषणा कर दी। इस ऐलान के साथ ही अब 3 मार्च को धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी। 4 मार्च को जूना और अग्नि अखाड़े की शामपुर कांगड़ी से छावनी तक पेशवाई निकाली जाएगी। इसको देखते हुए जूना अखाड़े के संरक्षण महंत हरिगिरी ने अपर मेलाधिकारी के साथ पेशवाई मार्ग का निरीक्षण किया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूपी में नहीं बढ़ा है गन्ने का मूल्य। मौजूदा पेराई सत्र में नहीं बढ़ा मूल्य। कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाने पर मुहर। किसानों को मिलेंगे पिछले साल के गन्ने के दाम। गन्ने का समर्थन मूल्य इस बार नहीं बढ़ाने का फैसला योगी कैबिनेट ने लिया है। कैबिनेट के फैसले में इस पर मुहर लगी कि पिछले साल के ही मूल्य पर इस बार भी गन्ने की होगी खरीद। कैबिनेट बैठक में ये फैसला सामने आया है। राजीव सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरह से एक तरफ किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और यही इलाका है जो गन्ना बेल्ट भी है, तो गन्ने की कीमतों में इजाफा इस बार नहीं कर रही है सरकार। कैसे देखा जा रहा है इसको? देखिए, यकीनन उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ जो पेराई सत्र 2017 और 18 में योगी सरकार ने गन्ने का 10 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया था। उसके बाद अब तक के करीब 3 साल तक को कोई मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि इसका अंदेशा पहले ही हो गया था, क्योंकि जो गन्ना पर्ची जारी की जा रही है उसमें पहले गन्ने मूल्य का दर्ज किया जाता था, लेकिन इस बार जो गन्ना पर्ची अब तक जारी की गई है उसमें मूल्य दर्ज नहीं किया गया था, उस पर 0 था। तो कहीं ना कहीं ये आभास था कि शायद सरकार इस वर्ष गन्ने के मूल्य में इजाफा नहीं करेगी, और उसी फैसले पर आज योगी सरकार की कैबिनेट में मोहर लगाई गई है कि इस वर्ष जो गन्ना भुगतान है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, और जो पेराई सत्र पिछला रहा है जिसमें 315 रुपए पर कुंटल सामान्य प्रजाति के गन्ने का मिलता था, वो इस वर्ष भी मिलेगा, और 325 जो अग्रिम प्रजाति का गन्ना होता है उसका मूल्य जो पिछले वर्ष तय था उसी के मुताबिक इस वर्ष भी भुगतान किया जाएगा। हालांकि जो इस सरकार का ये फैसला है, इसको लेकर चाहे भारतीय किसान यूनियन हो या अन्य किसानों के संगठनों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एथेनॉल निर्यातक प्रदेश है, क्योंकि गन्ने से एथेनॉल का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा 10 रुपया बढ़ाया गया है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में वो सरकार के इस फैसले की निंदा करते हैं। धन्यवाद राजीव आपका। मथुरा से खबर है, एडीजे 1 कोर्ट में पीएफआई एजेंट रऊफ शरीफ की पेशी हुई।
कोर्ट ने 2 मार्च तक रऊफ शरीफ को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नितिन हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, तो रऊफ शरीफ को कोर्ट में पेश किया गया, क्या अपडेट? जी अजय, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 12/12 जो है 2020 को रऊफ की जो है केरल से गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद रऊफ केरल में बंद था और मथुरा की पुलिस जो कि जिनके 4 साथी पकड़े गए थे, पीएफआई के जो एजेंट थे, इनकी जांच में इसका नाम सामने आया था और ईडी ने इसकी गिरफ्तारी केरल से की थी। तभी से जो एसटीएफ है वो लगातार बी वारंट के आधार पर रऊफ को मथुरा लाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन 2 वारंट के बावजूद भी मथुरा पुलिस ने एसटीएफ इसको नहीं ला पाई थी। तीसरे वारंट पर रऊफ आज मथुरा में पेश किया गया, अदालत में पेश किया है। एडीजे फर्स्ट अदालत में पेश किया है, जहां से उसको 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और संभावना जताई जा रही है कि एसटीएफ अब इसको पुलिस रिमांड के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन लगाएगी। जी धन्यवाद नितिन। फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 5 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। एसओजी और नसीरपुर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इसके बाद पुलिस ने तस्करों को दबोचा। पुलिस के मुताबिक गांजे की सप्लाई फिरोजाबाद और मथुरा के कई इलाकों में होनी थी। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और कार भी बरामद किया है। नशे की खेप उड़ीसा से यूपी लाई गई थी। जनपद में हमारी स्वाट सर्विलांस और थाना नसीरपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। इन्होंने अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसके 8 कुख्यात बदमाशों को हमारी टीम ने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 4 क्विंटल 58 किलोग्राम यानी 458 किलोग्राम हाई क्वालिटी का गांजा बरामद किया है। इन 8 बदमाशों से अलग अलग से पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली है कि ये पूरा कंसाइनमेंट नक्सल प्रभावित जिला मालकानगिरी जो उड़ीसा राज्य में है वहाँ से तस्करी करते हुए ये मथुरा में सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। फिरोजाबाद में भी 20 लोगों को सप्लाई करना था, जहाँ पे माल उतारा जा रहा था। उसी दौरान मुठभेड़ हुई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जारी है कुछ ही पलों में यहाँ खबरों का सिलसिला।